आइए विद्यार्थियों, आज हम आपके जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में रखे गए विकास नामक पाठ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं। विकास कैसे होता है, विकास की प्रक्रिया क्या है, इस संदर्भ में 1908 में हार्डी और वीनबर्ग ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसे उन्होंने समष्टि के आनुवंशिक संतुलन का सिद्धांत बताया। समष्टि, बहुत बड़ी जनसंख्या को समष्टि कहते हैं। तो इसी सिद्धांत को हम लोग आज समझते हैं, क्योंकि 2024 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है और इसके अलावा और भी कई वर्षों हार्डी और वीनबर्ग के सिद्धांत को प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और फिर उसकी हम व्याख्या करते हैं और फिर समझते हैं कि हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत क्या है। देखिए, लिखा हुआ है, हार्डी और वीनबर्ग सिद्धांत कहता है कि एक जीव संख्या मतलब एक समष्टि, एक बड़ी समष्टि, एक बड़ी जीव संख्या में अलील, युग्म विकल्पी, आवृत्तियां और उनके लोकस विस्थल सुस्थिर होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। जीन कोश कुल जीव संख्या में जीनों व युग्म विकल्पी की संख्या सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं। इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। इस आनुवंशिक संतुलन में सभी अलील आवृत्तियां एक होती हैं, यानी सभी अलील आवृत्तियों का योगफल एक होता है। आइए हम लोग अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है। हार्डी और वीनबर्ग ने अपना सिद्धांत सन 1908 में प्रस्तुत किया। 1908 में हार्डी और वीनबर्ग ने समष्टि की विकास प्रक्रिया को समझाते हुए यह सिद्धांत दिया कि एक विशाल जनसंख्या समूह में, एक विशाल जनसंख्या समूह में जो अलील होते हैं, अलील जीन के विकल्प जो होते हैं, दो विकल्प होते हैं, में
अलील क्या करते हैं, अलील की जो आवृत्तियां होती हैं, आवृत्तियां मतलब उनके आने का वो कितनी बार रिपीट हो रही हैं, अलील की आवृत्तियां आवृत्तियां और उसके लोकस और उनके लोकस। अभी हम बताएंगे कि आपको लोकस क्या है। और उनके लोकस स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं। जो एक पीढ़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक अपरिवर्तित रहते हैं, निरंतर रहते हैं, मतलब वो अपरिवर्तित रहते हैं, जहां रहते हैं वहीं रहते हैं। तथा अलीलों की आवृत्तियों का योगफल सर्वदा एक रहता है। अब यहाँ दो शब्द हैं, अलील है। अलील क्या होता है, अलील आप जानते हैं, ये मान लीजिए ये दो समजात गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों पर ये जीन हैं, दो जीन हैं। तो समजात गुणसूत्रों पर जो जीन के विकल्प होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं, अलील होते हैं, वह क्या होते हैं, वह सदा एक समान स्थान पर दोनों जगह रहते हैं। तो जीन जहां गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, जीन जहां गुणसूत्र पर स्थित रहता है, उस स्थान को लोकस कहते हैं। फिर से जान लीजिए, लोकस क्या है, समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित एक ही लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जीनों के युग्म विकल्पी एक जहां रहते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे लोकस कहते हैं। यानी जीनों के रहने के स्थान को लोकस कहते हैं। जान लीजिए इस बात को। आइए हम लोग, तो एक विशाल जनसंख्या समूह में उपस्थित अलीलों की आवृत्तियां और उनके लोकस हमेशा स्थिर होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तनीय रहते हैं। तथा अलीलों की आवृत्तियां एक होती हैं, अलीलों की आवृत्तियों का योगफल एक होता है। अब आइए हम लोग एक इसको समझते हैं कि उदाहरण के साथ कि क्या है। मान लीजिए एक समष्टि है यह, एक समष्टि है यह। इसमें इसकी जनसंख्या कुल 100 है। 100 में लंबे लोग 60 हैं और बौने लोग कितने होंगे, बौने कितने हैं, 40 हैं।
तो हार्डी बीनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अगर कुछ वर्षों पश्चात इनकी जनसंख्या बढ़ती है तो ये हो जाती है 200। तो इनमें लंबे लोग 120 हो जाएंगे और बौने 40 हो जाएंगे। अब जरा आइए इनका प्रतिशत हम जान लें, कितने प्रतिशत। मान लीजिए 100 में लंबे लोग 60 हैं, यानी टी। लंबे लोग, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। तो इसमें लंबे लोग कितने हैं? 60 हैं। कितने में? 100 में। तो कितना हो गया? 0.6। अब बौने लोग कितने हैं? 40 हैं। 40/100 कितना हो गया? 0.4। अब इनको अगर जोड़ लिया जाए तो कितना होगा? 1 होगा। 0.6 और 0.4 जोड़ लिया जाए तो कितना होगा? 1 होगा। अब आइए, जनसंख्या बढ़ गई है, 200 हो गई है, लंबे लोग 120 हो गए हैं। तो ये F2 पीढ़ी है, 120/200 हो गया। अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0.6। यहां भी इनकी आवृत्ति कितनी है? 0.6। इनका प्रतिशत कितना है? 0.6। और फिर ये कितना है? ये 80 होगा। 80 हो गया। तो 80/200 0.4। तो हार्डी बीनबर्ग कहते हैं कि प्रत्येक दशा में जो अलीलों का योगफल होगा वो 1 होगा। अलीलों का जो एक योगफल होगा वो 1 होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और थोड़ा बेहतर ढंग से जान लें। मान लीजिए ये लंबा है, लंबे, और ये बौना है। टी की फ्रीक्वेंसी है कैपिटल टी, जो डोमिनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी है पी, और टी जो रिसेसिव है या अप्रभावी है उसका है क्यू। ये आवृत्ति है। ये क्या है? अलील हैं। और ये क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति, अलीलों की आवृत्ति को अगर प्रभावी की आवृत्ति को P से दर्शाया जाए और अप्रभावी की आवृत्ति को Q से दर्शाया जाए तो क्या होगा? आइए देखते हैं। एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं और फिर हम उसके आधार पर
अब ये है, मान लीजिए एक प्रभावी है, किसी समष्टि में एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, तो जो बना युग्मक बने, इनमें जनन हुआ, निषेचन हुआ, युग्मन हुआ, तो ये बना, और फिर ये बना, और फिर ये हुआ। अब इसे हम, ये क्या है, प्रभावी, प्रभावी और समयुग्मजी। ये क्या है, प्रभावी विषम युग्मजी। यह है प्रभावी विषम युग्मजी। अप्रभावी समयुग्मजी। अब देख लीजिए, ये क्या है, टी है, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाए तो क्या होगा, टी की जगह पी है, यानी पी पी यानी पी इंटू पी, क्या हो गया, पी स्क्वायर। इसको ध्यानपूर्वक देखिए। और फिर क्या है, फिर ये विषम युग्मजी है, क्या है, कैठो है, तो प्लस हो गया। अगर देखिए, ये है पी क्यू, कैठो है, दो है, हो गया टू पी क्यू, एक दो। इसको अगर पी क्यू लिखा जाए, इसको पी क्यू लिखा तो क्या, पी क्यू दो, और फिर समयुग्मजी है, तो क्यू क्यू। अब इसे हम एक इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि जानते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। तो ये है, जैसे पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां देखिए, हम लोग यही है, इसको अगर इसमें रख दें तो देखिए एक होता है कि नहीं होता है। पी स्क्वायर 0.6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 प्लस 0.4
4 स्क्वायर 1 कैसे होगा? अब कितना हुआ? 0.6 का स्क्वायर कितना होगा? 0.36 प्लस कितना हुआ? 0.24, 6 चौक 24, 24 तो इंटू 2 0.48, फिर कितना हुआ? प्लस 0.16। अब जोड़ लीजिए, जोड़िए 36, 48, 16, 8 से 14, 6 20, 4 3 7 1 8 2 10। अब इसको अगर आपने सुना है तो अब आइए हार्डी बीनबर्ग के सिद्धांत को एक बार फिर सुनते हैं। हार्डी बीनबर्ग ने कहा कि एक विशाल जनसंख्या समूह में अलील की आवृत्तियां और उनके लोकस सर्वदा स्थिर रहते हैं। लिख लीजिए, हार्डी बीनबर्ग ने सन 1908 में विशाल समष्टि के आनुवंशिकी विकास को समझाते हुए बताया कि एक विशाल जनसंख्या समूह में अलील की आवृत्तियां और उनके लोकस हमेशा स्थिर रहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक अपरिवर्तित रहते हैं, तथा अलीलों की आवृत्तियों का योगफल सर्वदा एक हो रहता है, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। ये हार्डी बीनबर्ग का मुख्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के साथ उन्होंने शर्तें लगा रखी हैं कि क्या क्या ना हो तब ऐसा होता है। तो आइए उनकी शर्तें जान लेते हैं कि कौन कौन सी शर्तें हैं, परिस्थितियां हैं जो हार्डी बीनबर्ग के सिद्धांत में जरूरी है कि वो परिस्थितियां ना हो। तो 5 घटक हैं, 5 परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्हें हार्डी और बीनबर्ग ने कहा कि ये नहीं होने चाहिए। तो 5 घटक जनसंख्या की साम्यता को प्रभावित करते हैं। यानी ये 5 परिस्थितियां अगर होती हैं तो हार्डी बीनबर्ग का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता। हार्डी बीनबर्ग ने जनसंख्या की साम्यता का ही सिद्धांत दिया है कि जनसंख्या हमेशा एक समान दिशा में बहती है, समान दिशा में बढ़ती है। लेकिन अगर ये 5 घटक
उपस्थित हैं तो ऐसा नहीं होता। यानी हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत तब लागू होता है जब ये 5 घटक वहां क्रियाशील ना हो। हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत तब लागू होता है जनसंख्या के विकास पर जब ये 5 घटक वहां क्रियाशील ना हो। अब ये 5 घटक कौन है? तो पहला है जीन पलायन। पहला क्या है? जीन पलायन या जीन प्रवाह। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर उस समष्टि से कुछ जीव किन्हीं कारणों से पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या बाहर से कुछ जीव उस समष्टि में शामिल हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, चाहे जीन का पलायन हो रहा है या जीन का प्रवाह हो रहा है, यानी बाहर से कोई जीन, दूसरे प्रकार का जीन, दूसरे प्रकार का जीन, अन्य प्रकार का जीन उस समष्टि में मिल रहा है, तो हार्डी और बीनबर्ग के जनसंख्या के साम्यता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। दूसरा ये क्या है? आनुवंशिक विचलन। अब आनुवंशिक विचलन क्या होता है? यानी आनुवंशिक गुणों में कोई परिवर्तन न होने पाए। आनुवंशिक विचलन का मतलब होता है जो आनुवंशिकता है उसमें कोई विचलन न हो, आनुवंशिकता की धारा अचानक कोई परिवर्तन न हो जाए उसमें। और फिर तीसरा है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन मतलब अचानक होने वाला परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन कई प्रकार से होता है। जीन में परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन अगर होता है उस समष्टि में तो हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होता। आनुवंशिक पुनर्योजन। चौथा है आनुवंशिक आनुवंशिक पुनर्योजन। यानी आनुवंशिकता में कोई नई चीज न जोड़ने पाए। आनुवंशिक कैरेक्टर जो हैं उनमें कोई नई चीज न जोड़ने पाए, नई कोई विशेषताएं उसमें न होने पाए, रिकॉम्बिनेशन न होने पाए। पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन, आनुवंशिक गुणों का रिकॉम्बिनेशन न होने पाए। और पांचवा है प्राकृतिक वर्ण। यानी जीव प्राकृतिक वर्ण न करने पाए। प्राकृतिक वर्ण मतलब
कोई जीव अत्यंत शक्तिशाली हो जाए और शक्तिशाली होकर के वह उसमें अत्यधिक प्रजनन करने लगे, उसके लिए परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल हो जाएं, वह उस समष्टि के अंदर जो वातावरण है उसका वर्ण कर ले, उसका चुनाव कर ले, तो भी हार्डी-बीनबर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होता है। आप लोगों को इतनी बातें जाननी चाहिए कि हार्डी-बीनबर्ग का सिद्धांत क्या है। तो हार्डी-बीनबर्ग का सिद्धांत हमने आपको बता दिया कि क्या है। हार्डी-बीनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है, उसको आप लोगों ने सुन लिया है। हार्डी-बीनबर्ग ये 1908 में इन्होंने समष्टि के आनुवंशिकीय विकास में होने वाले परिवर्तनों के बारे में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे जनसंख्या की साम्यता का सिद्धांत कहते हैं। हार्डी और बीनबर्ग ने समष्टि के आनुवंशिकी में होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों के विषय में, ऐसा लिखिए, हार्डी एवं बीनबर्ग ने समष्टि के आनुवंशिकीय परिवर्तनों या विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक विशाल समष्टि में अलील एवं अलीलों के लोकस की स्थिति अपरिवर्तनीय रहती है तथा अलीलों का योग सर्वदा एक रहता है। ऐसा तब होता है जब ये 5 घटक
क्रियाशील न हो। पहला, जीन पलायन या जीन प्रवाह न हो। पहला क्या है? जीन पलायन या जीन प्रवाह न हो। दूसरा है आनुवंशिक विचलन न हो। आनुवंशिक विचलन न हो। तीसरा है उत्परिवर्तन न हो। उत्परिवर्तन न हो। चौथा है आनुवंशिक पुनर्योजन न हो। आनुवंशिक पुनर्योजन न हो। पांचवा है प्राकृतिक वर्ण न हो। तो फिर से जान लीजिए, हार्डी एवं वीनबर्ग ने समष्टि के आनुवंशिकीय परिवर्तनों यानी विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक विशाल समष्टि में अलील एवं अलीलों के लोकस की स्थिति अपरिवर्तनीय रहती है तथा अलीलों की आवृत्ति का योग सर्वदा एक रहता है। ऐसा तब होता है जब ये 5 घटक क्रियाशील न हो। इस सिद्धांत को जनसंख्या के साम्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। जनसंख्या की साम्यता का सिद्धांत, जनसंख्या की साम्यता का सिद्धांत कहते हैं। इसको गणितीय रूप से हमने आपको समझाया। यहाँ इसको ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। कभी कभी इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आशा है आपको ये समझ में आ जाएगा। आप लोकस को जान गए होंगे। लोकस क्या है? धन्यवाद। इसे सुनिए, वीडियो को लाइक करिए, जरूर समझिए तो अपने मित्रों को शेयर भी करिए।